देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण की यानी पेडागोजी की क्लास दूसरी। और प्रीवियस ईयर के क्लासेस 7 क्लासेस संपूर्ण 120 क्वेश्चन की 7 क्लासेस लगा चुकी हैं पहले, जो इसी चैनल पर डली है, प्ले लिस्ट बनी है जिसका पेपर 2 है उसके लिए बनी डली है, तो वो सभी देख सकते हैं। एवं उसमें पेडागोजी और हिंदी तो पेपर 1 के लिए भी अवेलेबल है और ये दोनों के लिए जो बाल विकास अब कराई जा रही है ना, क्लास 2 है, फर्स्ट हो चुकी है, तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पेडागोजी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। यानी जो प्रीवियस ईयर पिछले करा लिए हो गए हैं पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कराए जा रहे हैं इस चैनल पर, तो आप सभी देख सकते हो। 2011 से 2022 तक के सभी, और 23 के भी ऑनलाइन ऑफलाइन हुई थी वो शिफ्ट के, वो भी करा दिए जाएंगे। तो ये सभी पेपर कराए जा रहे हैं, तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए वो वीडियो दोस्तों। और हाँ, सभी लाइक नहीं करते, देखते तो लाइक भी नहीं करते, ना ही शेयर करते। प्लीज़ आप सभी एक लाइक एक शेयर करते जाइए, कुछ नहीं जाएगा एक लाइक एक शेयर में। और हाँ, पूरी वीडियो देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये पेपर लगाओगे ना तो आपको उससे बहुत कुछ नॉलेज, बहुत कुछ प्राप्त होगा, जिससे आप आगे के पेपर के लिए अवेयर हो जाओगे कि इस प्रकार का एग्जाम में पेपर आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है। और ऐसे ही कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कई क्वेश्चन वही के वही आ जाते हैं, इसलिए आप पेपर लगाइए। कोई कोई क्वेश्चन क्या, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वही रहते हैं जो पिछले दे दिए गए हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा उसका पैटर्न बदल दिया जाता है और पेपर वही रहता है ओनली पूरा पेपर। तो सोशल साइंस का जो भी 6 to 8 का पढ़ रहे हैं तो इस पर एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है एवं पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं आप आज की क्लास। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अगर बालक की जो वास्तविक आयु है ना, तो वो 13 वर्ष हो एवं जो मानसिक आयु है ना वो 14 वर्ष हो, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखते हैं बालक की, तो 112.50, 107.69, 110.25 और 100 कितने हैं 100.50। तो हमारी इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। 13 वर्ष की आयु हो वास्तविक आयु एवं मानसिक आयु हो 14 वर्ष की, तो इसमें 107.69 बुद्धि लब्धि पाई जाएगी बच्चों में। कितनी, 100 बालक में 107.69 बुद्धि लब्धि होगी। फिर सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और दोस्तों पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि आप कितना अचीव कर पा रहे हो। थोड़ा थोड़ा देखने से आप एग्जाम नहीं निकाल लोगे, है ना, कि आप बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े से कुछ नहीं होता है। पढ़ना तो कम से कम 3-4 घंटा तो डेली ही पढ़ो। चलो 3-4 नहीं पढ़ पा रहे, 2-2 घंटा डेली पढ़ो। ज़्यादा मंथ भी नहीं बचे, 2 मंथ भी नहीं बचे पूरे। दिसंबर लग गया, दिसंबर जनवरी में एग्जाम है 21 जनवरी, तो अभी भी बहुत टाइम है, इसको भी कंजीव कर ली, इसमें भी आप मेहनत कर लीजिए तो आप निकाल सकते हो एग्जाम। वो पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो लगाना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर लगाइए। इसीलिए तो क्लासेस डाली जाए कि आपको मदद मिल सके, कुछ मेरी तरफ से आपको कुछ मदद हो सके, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए ना। खुद देखिए, शेयर कीजिए, सभी को दिखाइए, तो सभी देख पाएंगे और आप भी देख पाओगे, जिससे आपका एग्जाम निकालने में कोई मेहनत नहीं होगी। और सोशल साइंस के भी पेपर सारे लगवाए जा रहे हैं इसी चैनल पर, तो आप देखिए ना, डेली पूरी वीडियो देखिए ना। थोड़ा सा 10-5 मिनट में कुछ नहीं होता है, जितनी मिनट की वीडियो है पूरी देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। और बहुत हेल्पफुल वीडियो हुए, हर वीडियो ऐसी डालती हूँ जो हेल्पफुल हो, ऐसी नहीं कि ऐसी वैसी डाल दो, नहीं। प्रीवियस ईयर के नंबर वाइज पेपर लगवाए जा रहे हैं, सभी पूरी बुक्स के पेपर लगवाएंगे आपको, तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान से पूरा पढ़िए दोस्तों, और शेयर भी करिए। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, स्किनर ने, पावलर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। तो हमारे थॉर्नडाइक ने सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पावलर ने, किसने, पावलर ने प्रतिपादित किया था। फिर बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। तो बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, राइट। जो माता पिता में अनबन रहती ना, उसके कारण बाल अपराध का
कारण भी बन जाता है दोस्तों। इस प्रकार इसीलिए बोलते हैं कि हमें शीलता से रहना चाहिए, सहनशीलता, क्योंकि हमारे अंदर जो शीलता है ना, शांति ना, वो दूसरे को भी, सामने वाले को भी थोड़ा शांत कर देती है। इसलिए हमें वो व्यवहार करना है जो किसी पे असर न पड़े, उसका दूसरे पर भी असर न पड़े, हम पे तो पड़ेगा ही, सामने वालों पे भी असर पड़ेगा। इसलिए बाल अपराध इसलिए हो जाते हैं कि माता पिता में अनबन रहती है, वो सब इस प्रकार का उनका नेगेटिव फैलती है कि बच्चों पर भी असर पड़ता है, तो फिर वो अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों कह रहे शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और पूरी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे नहीं कि पढ़ाई रट रट के कर लो, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा उसको अच्छे से बेसिक तरीके से सीखोगे ना। क्योंकि जो इधर 6 to 8 NCERT लगवाई जा रही, क्यों लगवाई जा रही? क्योंकि आपका बेसिक मजबूत होगा ना, तो आप पेपर लगाने में कोई झंझट, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप आराम से पेपर लगा पाओगे, और जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो वो आराम से लगा पाओगे। क्योंकि जो 6 to 8 NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बेसिक है हमारा पूरा, तो उसको आप लगाओगे ना, सब पेपर लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे लगाते जा रहे पेपर, आप लोग कैसे लगा रहे हो। तो बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको लगानी चाहिए। इस चैनल पे भी कराई जा रही है, आपका मन है जहाँ जैसी लगाना लगा सकते हो। मैं बता रही हूँ कि इस पर भी कराई जा रही है, लगा सकते हो। क्योंकि देखो जो चीज़ हमें बोरिंग लगती है ना, वो आगे चल के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि हम सोचते हैं पढ़ाई बोरिंग है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, हम अपने दिमाग को बना लेते हैं, इतना इरिटेटिंग दिमाग बना लेते हैं कि नहीं कर सकते हम, नहीं। तो कैसे करोगे आप? कोई बुक देखते ये भगवान कौन पढ़ पाएगा, कौन करेगा? तो ये आप बना लोगे ना जब दिमाग में, तो सच में नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप ये सब दिमाग में कुछ मत लाओ, बस एंटरटेनिंग दिमाग करो, आप लाओ कि हाँ मुझे करना है, मैं करके दिखा सकता, मैं ज़रूर करूँगा इसको, और मैं करके दिखाऊंगा, ये आप प्रॉमिस करो तो पक्का कर ले जाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि अपना दिमाग थोड़ा पॉजिटिव ही लाओ, ना कि नेगेटिव ही में। कोई भी बुक देखो, बोलो मैं कर लूँगा, ये कौन सी वो है? आपसे बड़ी तो है नहीं है बुक से, कुछ भी आपसे बड़ा नहीं है, आप कर सकते हो वैसे। तो इसलिए आप ऐसा माइंड को रखो कि किसी को लगे ही नहीं कि वो आप नहीं उसको कर सकते हो, कर सकते हो, आप ज़रूर कर सकते हो, करिए। और बाल अप्राप्त का कारण पता चलेगा, माता पिता में अनबन, ठीक है, पहला फर्स्ट। फिर आगे चलते हैं। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में तो किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के परिवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो इसमें किस पर ध्यान नहीं दिया गया 2009 में, अधिनियम 2009 में? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, इस पर ध्यान नहीं दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों आप सभी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरा मन भी नहीं होता है कि लगवाऊंगी पेपर या ना लगवाऊं, तो इसलिए आप अच्छे से देखिए, शेयर भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, तो मेरा मन होगा आपको, देखो पॉजिटिव हर कुछ मिलेगा और पूरी पेपर भी आप लगा पाओगे। और आप ऐसा करोगे कि पूरी वीडियो भी नहीं देखोगे, शेयर भी नहीं करोगे, तो किस मतलब से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ? मैं आपके लिए बना रही हूँ, आप ही अच्छे से देख नहीं रहे हो, तो कैसे आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे, कैसे कुछ कर पाओगे? इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ मैं आपके लिए, और आप उसको नहीं लगाओगे, नहीं देखोगे, तो क्या मतलब है फिर? इसलिए आप देखिए, लगाइए, शेयर भी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए मैं आज बार बार बता रही, क्योंकि हर वीडियो में नहीं बताती हूँ, हर वीडियो में इतना कुछ नहीं बोलती हूँ मैं, इसलिए बोली कि आप सभी देखते नहीं हो पूरी वीडियो। थोड़ी सी क्वेश्चन लगाने से आपका पेपर नहीं हल हो जाएगा ना। आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आप 10 क्वेश्चन लगा के तो पास हो नहीं जाओगे ना ही 20 लगा के, लगाना पूरा ही पेपर पड़ेगा, तभी जाके आप पास होगे। इसलिए आप इधर भी फोकस उतना ही दीजिए, वहाँ तो बस आपका पूरा काम हो जाने 2.5 घंटे में, यहाँ पर तो आप थोड़े से टाइम में नहीं कर पा रहे, तो वहाँ के इतने टाइम के लिए बैठ पाओगे? इसलिए आप रूटीन बनाइए, ज़रूर है। इसलिए मैं 120 नंबर की क्लासेस लाती थी पूरी, तो वो मैंने छोड़ दी। अब मैं आपको छोटी छोटी करके डिवाइड में ला रही कि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा टाइम की। तो पेडागोजी अलग, हिंदी अलग और सोशल साइंस अलग ला रही हूँ कि उससे आपको कुछ कर सको। प्ले लिस्ट बना दी गई है, जाकर देख सकते हो इसी चैनल पर। चलो देखते हैं, छोड़ो, अब देखो अपने हिसाब से। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो डट कर खड़े हो जाओ, और नहीं निकालना है तो फिर तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना।
कौन सा चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो कौन सा चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। कौन सा? ये हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है किसका? देखते हैं। तो तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो देखो हमारा एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो वो है सांस्कृतिक विरासत में सराहना। क्या है? सांस्कृतिक विरासत की सराहना है। हमारा आंसर कौन सा है? तीसरा। चलो अब देखते हैं हम हमारा 7वां। ठीक है, 7 आंसर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित किससे है? देखते हैं। तो निरंतर के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो ये है हमारा किसका? आप तो वैसे ही लगा लिया होगा इसका आंसर कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो उसका मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, हमारा फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो बाल विकास है मेमोरी टाइप है, बच्चों को लेकर है, तो हम थोड़ा मेमोरी का भी यूज करेंगे तब भी हम सही क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, स्मृति, व्यावसायिक रुचियाँ, अनुभवों से सीखना। तो कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो देखो अनुभवों से सीखना है, तार्किक चिंतन है, स्मृति है, तो व्यावसायिक रुचियाँ बुद्धि का घटक नहीं है। क्या? व्यावसायिक रुचियाँ। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है इसका। ठीक है, फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, गेंद फेंकना, लिखना, खेलना। तो मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है बोल रहे है, तो कौन? गेंद फेंकना, लिखना, खेलना, ये है प्रक्रिया बालक की। ठीक है, तो सोचना सही नहीं है दोस्तों। तो सोचना मनोगत्यात्मक नहीं है, राइट। तो पहला हमारा आंसर है। ठीक है, फिर व्यक्तित्व के मापने के लिए 16 पीएफ व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है? तो देखते हैं किसने दी है। तो गार्डन आलपोर्ट ने, सैंडन ने, स्प्रेंजर ने, आरबी केटल ने। तो किसने दी है? तो आरबी केटल ने। किसने? आरबी केटल ने दी है 16 पीएफ प्रश्नावली, आरबी केटल ने। ठीक है, तीसरा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता, वह रस्मी व्यवहार करता और जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि, वह बहुत ही तुनकामिजाजी होता। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? तीसरा, कि वह रस्मी व्यवहार करता और जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। ठीक है, तो तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस में सम्मिलित करना? देखते हैं। एक अवास्तविक लक्ष्य में, बिल्कुल गलत। अवास्तविक लक्ष्य में बच्चे को सम्मिलित करोगे आप सभी? तो नहीं करोगे ना। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना, बिल्कुल गलत। इसमें भी आप सम्मिलित नहीं करोगे कि विद्यालय पर भार बढ़ा दो। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये सही लगना। फिर है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक, बिल्कुल गलत। देखो ये तो हमारे तीनों आ गए किसमें? नेगेटिव है। हमारा तीसरा राइट है। कौन सा? तीसरा, क्योंकि यही लग रहा है एक पॉजिटिव, ना कि बच्चों को। ठीक है, ये लगा तीसरा। फिर देखते हैं नीचे, समस्या समाधान नहीं है।
समस्या समाधान नहीं है। देखते हैं क्या क्यों नहीं है। लक्ष्योन्मुखी से एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, उससे जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और किर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समस्या समाधान किससे नहीं है, तो संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। ये हमारा राइट आंसर इसका फोर्थ है। और फिर है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है। देखते हैं व्यक्तित्व को मापने की अंतर्बोध विधि कौन सी है। तो अंतनिष्ठ विधि, प्रेक्षेपीय विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो हमारा राइट आंसर है कि प्रक्षेपीय विधि। कौन सा? प्रक्षेपीय विधि अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की है। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, देखते हैं। तो सामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो राइट आंसर है हमारा कि सृजनात्मकता की ओर ले जाता है कौन? अपसारी चिंतन। राइट, अपसारी चिंतन हमारा पॉजिटिव भी है, ये ले जाता है। राइट, तीसरा आंसर राइट है। फिर है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। तो बच्चों को शिक्षण का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो राइट, बाल केंद्रित शिक्षा विधि वह विधि है जो बच्चों के लिए हर कुछ कर सके। देखो दोस्तों, विधि अब है लागू कौन सी? बाल केंद्रित, ना कि शिक्षा केंद्रित, ना शिक्षण केंद्रित। तो अब हम मानते हैं कि जो बच्चों के लिए अच्छा हो, बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त हो, तो वह विधि बहुत अच्छी मानी गई है। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ देखते हैं। तो उसका अर्थ ना कि ये है, ना ये, ना ये। उसका है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। जैसे कि बच्चा है, कोई अच्छे से वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसे क्या पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते हो। जब तक उसको एक अच्छा व्यवहार अच्छे से नहीं लाओगे, आप अच्छे व्यवहार में उसे पॉजिटिवली ना पढ़ाओगे और ना उसे लाओगे, तब तक उसका मन नहीं होगा, सक्रिय हो जाएगा ना उसका दिमाग, तो वो खुद ब खुद पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारा बाल केंद्रित इसका अर्थ है। ठीक है। फिर है रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग व्यक्तित्व, अधिगम, सृजनात्मकता, बुद्धि, तो ये किया जाता है हमारा बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है दोस्तों। फिर है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं क्या, देखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अनुसरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से। तो हमारा राइट है कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। राइट, हम जब वयस्कों एवं समवयस्कों के बीच क्रिया करके सीखेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, बालक के लिए। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। ठीक है। सब जो भी है ना ये सिद्धांत का, उन सब के अलग अलग सिद्धांत हैं। फिर है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है, देखते हैं। तो वेक्सलर, स्पीयरमैन, केटल, बिने। तो राइट है कि बिने मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। किसके? बिने के द्वारा, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है एक शिक्षण द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो पढ़ाने की धीमी गति, उन्हें दंड देना, विशिष्ट कक्षा प्रोत्साहन, उन पर ध्यान नहीं देना। तो आप देखो इसमें क्या आ गया कि नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड का प्रयोग हुआ है कि पढ़ाने की धीमी गति, ये तो गलत माना जाएगा।
दंड देना ये भी गलत माना जाएगा, उन पर ध्यान नहीं देना ये भी गलत माना जाएगा। तो हमारा बच्चा क्या, प्रोत्साहन करना है, यही विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन करना है, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है शिक्षा के अधिकार। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या है 30, 56, 70, 45। सो इसकी संख्या है हमारी कितनी, 45। सही आंसर तीसरा यानी 45 है कार्य अवधि। ठीक है। फिर एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालयों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो देखते हैं कि प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन से अनुसंधान का उपयोग किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। तो राइट है हमारा क्या, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है उन्हें समस्याओं को दूर उनकी। ठीक है, विद्यार्थियों की किसके, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। ठीक है, पहला राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत अनुसंधान, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सीखना। तो हमारा राइट आंसर है कि कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो हमारा राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी पहला। आगे बढ़ते हैं। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग, अभी चल रहा जो वर्तमान उसे बोलते हैं, तो उसमें स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? तो आत्मसातीकरण, संबंध, संतुलन, अनुकूलन। तो ना अनुकूलन न संबंध न संतुलन। तो हमारा राइट आंसर है कि वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत में विश्लेषण हेतु आत्मसात्मीकरण के लिए किया जाता है। किसके, आत्मसात्मीकरण के लिए। पहला आंसर राइट है हमारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी परिप्रेक्षीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिप्रेक्षीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो हमारा राइट आंसर है इसका कि कौन सी परिप्रेक्षीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या। कौन सी, वस्तुनिष्ठ विशेषता, व्याख्या विशेषता नहीं है इसकी। राइट, चौथा आंसर हमारा राइट है। ठीक है इसका। फिर है हमारा 26वां आंसर। ठीक, 26वां प्रश्न। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम लगाइए। तो अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। तो हमारा राइट आंसर ए मिल गया कि पहले आएगा अवधान, फिर धारणा, फिर पुनरुत्पादन, फिर अनुप्रेरणा। राइट, हमारा आंसर कौन सा है? तीसरा। तो दोस्तों इस प्रकार से 30 क्वेश्चन लगवाए जाते हैं। आप सभी ज्वाइन पूरी क्लासेस कीजिए। मैं बार बार यही रिपीट करती हूँ, पूरी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो 30 में से 30 आप बिल्कुल, आपको थ्योरी भी नहीं पढ़ रहे ना, तब भी आप बगैर थ्योरी वाले भी ले आते 15। तो क्योंकि थोड़ा मेमोरी वाइज रहती ना बाल विकास हमारी पेडागोजी, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ लोगे तो और बेटर है। क्योंकि आप पूरे और पेपर लगा लो, थ्योरी पढ़ दो तो चीज़ें हैं। तो इस पर पेपर तो लगवाई जा रहा है तो आप लगाइए ना, क्या जा रहा है? क्योंकि आप पेपर लगाओगे तो आराम से एग्जाम निकाल लोगे, है ना। क्योंकि आपका नॉलेज हो जाएगा ना, तब बेटर बहुत है जब एग्जाम पेपर लगाओगे। अब 10-20 मिनट से नहीं होता ना कुछ। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो देखते हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। तो विधि व्यक्तित्व अध्ययन, समाज मीति तकनीक, व्यक्तित्व अध्ययन, समाज मीति तकनीक, साक्षात्कार, स्वपन्न विश्लेषण। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा?
स्वपन्न विश्लेषण। कौन सा है हमारा? स्वपन्न विश्लेषण। फिर है ADHD का अर्थ है, ADHD का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक, वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। तो ADHD का अर्थ है कि ध्यान विकार वाले बालक। कौन से? ध्यान विकार वाले बालक, यानी तीसरा आंसर हमारा राइट है इसका। फिर है एक परीक्षण, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वो कहलाता है क्या? तो देखते हैं, एक परीक्षण जो व्यक्ति की अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं की कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया। तो उपचारात्मक, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। तो वो क्या बोल रहा? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि वो बोल रहा कि जो व्यक्ति है उसकी एक या अधिक विशेषता में कमियों को व्यक्त कौन सा वाचन कर रहा। देखते हैं इसमें कमियों को कौन सा परीक्षण बता रहा। तो उपचारात्मक यानी कमी नहीं होती है, ना कि उपलब्धि, ना कि रचना। तो निदानात्मक परीक्षण कमियों को बता रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर? दूसरा राइट आंसर है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान, फिर हमारा कौन सा? भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान द्वारा कौन सा, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो देखते हैं 86वां, 86वां, 79वां, 74वां, नहीं सॉरी 89, मैं वही देख रही कि 79 नहीं 89 है। क्या है? 86वां, 89वां, 89 यानी 89वां, 74वां, 91वां। तो हमारा राइट आंसर है कौन? 86वां संशोधन। 86वां मतलब 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था। कौन से संशोधन? 86 यानी 86वां संशोधन द्वारा। तो इस प्रकार से कुछ पेडागोजी में कोई राजनीति का क्वेश्चन डाल दिया जाता है, कोई रूढ़िवादी क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी हमारे समाजशास्त्र डाल दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन भौगोलिक समाज से, यानी हर एक हिस्ट्री से। तो आप सभी पेपर लगाओगे तो आपको समझ आएगा किस लेवल के पेपर आते हैं और किस टाइप से आप पढ़ रहे हो, कितना अचीव कर पा रहे हो, कितने पेपर लगा पा रहे हो। इसलिए आपको डेली बोलती हूँ कि आप पेपर पूरा लगाइए, पूरा, थोड़े से कुछ नहीं होगा प्लीज़, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्लासेस। मैं क्यों आपको दे रही है कंटेंट? आपके एग्ज़ाम का पेपर आ रहा, तो मैं थ्योरी भी पढ़ा रही हूँ, पर आप सभी थ्योरी भी नहीं अच्छे से देख रहे। तो चलो ठीक है, पेपर लगाइए, क्योंकि पेपर बहुत इम्पोर्टेंस है। पेपर अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ज़रूरी है, थ्योरी के साथ साथ। थ्योरी तो लगा ही रहे तो पता कैसे चलेगा आपको कि आप कितना किस प्रकार के विकल्प आ रहे हैं, कैसे आप लगा पा रहे, कितना अचीव कर पा रहे, आपने कितना पढ़ा है, सच में आप लगा पा रहे पेपर या नहीं भी लगा पा रहे। तो उसका सब कुछ पता चल जाता है पेपर लगाने से। इसलिए प्लीज़ आप सभी पेपर लगाइए और पूरी क्लासेस देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। एक तो कर ही दीजिए, एक बच्चा ही एक शेयर करेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लासेस अगले समय पर डल जाएगी। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।